नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आज इरादा कुछ और था, पर चूंकि आज पुण्यतिथि है, 120वीं पुण्यतिथि है बिरसा मुंडा की, जिनको धरती आबा कहते हैं लोग, धरती का भगवान कहते हैं लोग। आदि विद्रोही, मतलब अगर परंपराओं में देखें, मिथक परंपराओं में भी जाने की बात नहीं कर रहा मैं, अगर विद्रोह की परंपराओं में देखें तो ग्रीक जो विद्रोह परंपरा है, जब वहाँ गुलामों ने विद्रोह किया था, स्पार्टकस जिसको हम आदि विद्रोही कहते हैं, अगर उनके जैसा कुछ भारत में होगा तो हमारे आदिवासी भूमिपुत्र बिरसा मुंडा का विद्रोह है, धरती आबा का विद्रोह। आज जो बात करूँगा मैं, वो महापुरुष बनाना बहुत आसान होता है, मूर्तियाँ लगाना बहुत आसान होता है, पूजा करना बहुत आसान होता है, पर वो जीवन जीना, ये समझना कि वो कैसा जीवन है, उससे प्रेरणा लेना और खुद वो बनने की कोशिश करना बहुत मुश्किल। तो आइए आज बात करते हैं धरती आबा पे, बिरसा मुंडा पे। बिरसा मुंडा को हुल जोहार के साथ देखते हैं कि बिरसा मुंडा धरती आबा कैसे बने और उतनी कम उम्र में शहादत के बावजूद इतने बड़े प्रतीक, आज़ादी के, सपनों के, अपनी जल जंगल जमीन पर अपने दावे के प्रतीक बिरसा मुंडा। धरती आबा की कहानी शुरू होती है 1890 में। चाईबासा जर्मन मिशन स्कूल की एक कक्षा में उन्होंने धर्म परिवर्तन आदि, मतलब तमाम सारी बातों के इस वादे के साथ एडमिशन लिया था। जो पादरी हैं और वही मतलब टीचर भी होते थे, वो पढ़ा रहे थे, और अपना मतलब जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो जर्मन सिविलाइजेशन है, हाउ दैट इज़ फार मोर बेटर दैन आदिवासी कल्चर, इसके बारे में वो बात कर रहे थे। आदिवासी समाज को नीचा दिखा रहे थे, और एक 15 साल का लड़का तमतमाता हुआ उठता है और उनसे सवाल पूछता है। सवालों के जवाब नहीं होते हैं, और जिनके पास भी सवालों के जवाब नहीं होते हैं उनके पास एक दूसरा उपाय होता है, दंड, पनिशमेंट। बिरसा मुंडा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। याद रखें कि बिरसा मुंडा का नाम उस समय तक बिरसा मुंडा नहीं था। बिरसा मुंडा उस समय बिरसा डेविड थे, और 1896 में उस स्कूल में पढ़ने की बुनियादी शर्त मानकर वो जो बिरसा मुंडा बने थे, स्कूल से निकालने की बात स्वीकार करते हुए, मतलब वो मान लेते हैं अपना पनिशमेंट बिरसा मुंडा, और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, साहब साहब एक टोपी, बॉस बॉस वन कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब जिस रूप में भी आए, जिस भी रूप में आए, उनकी टोपी दरअसल एक है। वो चाहे पादरी बन के आए, चाहे वो धर्म प्रचार करने के नाम पे आए, चाहे वो ज़मीनें कब्जा करने के नाम पर आए, उनमें कोई बहुत फर्क नहीं है। तो आइए मतलब ये देखते हैं कि ये बिरसा के भगवान बनने की शुरुआत थी। ये 15 साल की उम्र का बिरसा है अभी। बिरसा बहुत बुजुर्ग नहीं है, बिरसा 40 साल के नहीं है, बिरसा 50 साल के नहीं है। बिरसा को कोई दैवी इल्हाम नहीं हुआ है। ये बात मुझे हमेशा बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि याद करी जाए। अब जो बिरसा मुंडा हैं, जो मूर्तियों में और जो बहुत कुछ हैं, जो उनसे ये बिरसा काफ़ी अलग हैं। बिरसा मुंडा मतलब नाम में ही साफ है कि मुंडा समाज से आते थे, और मुर्दा और उरांव समुदाय जो हैं, मतलब तमाम आदिवासी समुदायों की तरह बहुत जमाने तक बाकी जो भारत की मुख्य धारा की भी मतलब जो दुनिया है उससे कटे रहे। अपना आज आत्मनिर्भर की बातें हो रही हैं, दरअसल जो आत्मनिर्भर लोग थे, जो जल जंगल जमीन से पूरी तरह एक होमोजीनी में थे, एक मतलब उनको एक वो परस्पर ऐसा रिश्ता था जिसमें उनको अपनी ज़रूरत की चीज़ें जंगल से मिलती थी और जंगल को अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे। आप याद करें कि मतलब विकास के नाम के पहले कभी डिफॉरेस्टेशन नहीं हुए दुनिया में। आदिवासियों ने कहीं जंगल उजाड़ नहीं दिए, वे अपना सब कुछ जंगल से लेते थे, जलावन लकड़ी तक, बट दे नेवर डिस्ट्रॉयड दीज फॉरेस्ट्स। तो ये जो एक रिश्ता था इंटरडिपेंडेंट, वो रिश्ता मुंडा, उरांव, संथाल, भील, कोल, भारत में भी जितने साम्राज्य रहे उनके रहे। मोनार्कीस आती रहीं, जाती रहीं, मतलब बहुत सारे गुप्त साम्राज्य आया होगा, उसके बाद मुगल खिलजी सल्तनत आई, मुगलिया सल्तनत आई। आदिवासियों का इन सल्तनतों से केवल इतना रिश्ता था कि जब बादशाह सलामत को कभी शिकार वगैरह खेलने का मन हुआ
तो वो इनसे कहते थे, मतलब वो आते थे और हाके में आदिवासी उनकी मदद करते थे। इससे ज़्यादा इंटरैक्शन बहुत कम होता था, इससे ज़्यादा संवाद इन दोनों के बीच बहुत कम था। ये बात टूटी पहली बार, मुगलों तक ने इस व्यवस्था को कायम रखा जब भारत में अंग्रेज घुसे। अब अंग्रेज मतलब यहाँ पे वो जो आए थे वो बेसिकली सरप्लस की तलाश में आए थे, वो व्यापार की तलाश में आए थे, वो इकोनॉमिक्स की तलाश में आए थे, वो कब्जे की तलाश में आए थे। वो पहले जैसे लोग नहीं थे जब जिन्हें यहीं बस जाना था, जिन्हें जो भी करना था यहीं करना था। उनको भारत केवल भारत होने, आप इसके पहले देखिए कि इसीलिए जब संघ परिवार के लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों को आक्रमणकारी कहते हैं। इसके पहले भारत में जो भी आए, भारत की तो मतलब मेरे ख्याल से 90% जनता विदेशी ही होगी, लेकिन जो भी आया वो यहाँ पे बस गया। लोग बोलते हैं कि आर्य आए या नहीं आए, उस पर एक मतभेद है। मुझे लगता है कि सारे सबूत इस बात के हैं कि आर्य बाहर से ही आए, रंग तक बताता है। लेकिन उसके पहले भी जो हड़प्पन्स थे वो भी सिंधु मोहनजोदड़ो से लेकर के अफगानिस्तान की सीमा पर, अफगानिस्तान रूस की सीमा तक उनका मिलता है। अब अफगानिस्तान रूस की सीमा तो कभी हमारी नहीं थी, तो वो भी तो यहाँ आए ही, वो भी तो मतलब अगर वो जब इधर घूमे होंगे तो इस बात पे लेकिन कभी और आएंगे। जब अंग्रेज आए तो उनको सागौन के जंगल चाहिए थे। सागौन इसलिए चाहिए था कि रेल वगैरह भी बिछानी थी बाद में, जिससे पोर्ट बन सके। इसलिए भी चाहिए था कि उनका टिम्बर का बहुत सारा काम था, पूरी दुनिया में उनको टिम्बर की ज़रूरत थी। उनको बहुत सारा कोयला भी चाहिए था। इसलिए उन लोगों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद, ये जो एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही नहीं, मतलब एक नॉन चैलेंज, मतलब हम आदिवासी अपनी जगह हैं, तुम अपनी सल्तनत में रहो, हमें कोई बहुत मतलब नहीं है, ये परंपरा टूटी। अब अंग्रेजों ने आदिवासियों के जीवन में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। उनके रीति रिवाजों में, उनके ज़मीन में, उनकी तमाम चीज़ों में भी उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया। और पहली बार ऐसे कानून बनने लगे जो आदिवासियों पर भी प्रभावी होते थे। इसके पहले के कोई कानून आदिवासियों पे नहीं लगते थे। अब आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1771 में छोटा नागपुर के महाराजा से समझौता किया, लेकिन उसमें भी मुंडा उरांव जो आदिवासी लोग थे, जो मूल निवासी लोग थे, उनके अपने अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फर्क पड़ा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो 1793 का है, उसके बाद, अगर आपको याद हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब आपको राजस्व देना था और इतना देना था, और अगर आप नहीं देंगे तो कंपनी के कारिंदे आएंगे, कंपनी का, जिनको वो सैनिक बोलती है, दरअसल कंपनी के गुंडे आएंगे। इसके पहले आदिवासियों के पास कोई कागज नहीं होते थे, लेकिन अब कागज आया। कागज आया तो कागज लाने वाले बाहरी दिक्कू भी आए। दिक्कू कौन थे? अंग्रेज मालिक, और खास तौर पे मुख्यतः बंगाली हिंदू जो वहां पर आए, वो बाहरी, ईसाई मिशनरी, और द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, अंग्रेजी मतलब जो राजस्व व्यवस्था था। और इसके बाद से मुंडा लगभग बेदखल होने लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। आप आंकड़ों में देखेंगे तो 1800 तक जंगलों में जमींदार थे ही नहीं, और 1856 आते आते, मतलब केवल 56 साल में वहां 600 ठेकेदार थे। फिर भी कुछ मुंडा बसावटें बाकी थी, थोड़ी बहुत। लेकिन 1874 तक, 1874 तक उस इलाके से सारी मुंडा और ओरांव जो बसावटें थी, उनके जो अपने पारंपरिक गांव थे, सदियों पुराने जो गांव थे, वो बेदखल हो चुके थे। अब उनमें किसान, मतलब आदिवासियों के पहले जंगल पर आश्रित लोगों के की जगह ठेकेदारों के बसाए किसान आ गए थे। ये किसान कौन थे? अगर आपको कभी ब्रिटिश राज का अध्ययन करना हो तो उसमें जो सबसे जरूरी बात आपको देखनी चाहिए कि इन्होंने कैसे मास माइग्रेशंस कराए। ये उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासियों को कहाँ ले गए, मतलब इन्होंने कहीं भी, मतलब ये जो, चाहे उनको रेल बिछानी हो, मैंने जैसा कहा, चाहे उनको कुछ भी करवाना हो, इन्होंने कभी भी उस इलाके के लोगों को वहाँ नहीं रहने दिया। इन्होंने जो कराए वो मास माइग्रेशंस थे, जमीन से तोड़ने की कोशिश, जिससे आप जहाँ जाएं वहाँ पे टकराव हो। खैर, 1874 वो साल है जब बिरसा, मतलब जब मुंडा बसावटें लगभग खत्म हो चुकी हैं, मुंडा बसावटें बची नहीं हैं, और 1875 वो जब बिरसा मुंडा पैदा होते हैं रांची जिले के उलियाती गांव में। परिवार गरीब था, लेकिन शुरुआत से ही बचपन में मजदूरी तलाशते माँ बाप के साथ कई गांव में रहे। कुछ हिस्सा मामा के गांव में। एक अध्यापक थे जयपाल नाग,
उनको प्रतिभा दिखी तो उन्होंने प्रतिभा पहचानी और इनका दाखिला, परिवार को कहा कि मिशनरी स्कूल में भेजो, ये बहुत प्रतिभावान बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। परिवार को भी बात समझ में आई। उन्होंने 1886 में बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल चाईबासा में दाखिला दिला दिया। स्कूल में दाखिले की शर्त धर्म परिवर्तन, तो बिरसा मुंडा हुए बिरसा डेविड। ये बात है 1886 की। 1890 ठीक 5 साल बाद, 15 साल की उम्र में, मैंने वो बताया कि जब वो स्कूल से निकाले गए सवाल पूछने की वजह से, और जहाँ पे ये कहानी शुरू हुई। अब तक अपने लगातार हक खो रहे थे मुंडा आदिवासी, और उनमें नाराजगी बहुत बढ़ती जा रही थी। नाराजगी सत्ता के खिलाफ। सत्ता मतलब पहले छोटा नागपुर के महाराजा और अंग्रेज राज दोनों। एक्चुअली पहला जो मुंडा विद्रोह हुआ वो मतलब आपको बहुत दिलचस्प है कि नहीं पढ़ाई जाती, बहुत सारी चीज़ें हमारे इतिहास से बेदखल हुई और उसके बहुत सारे कारण थे। लेकिन पहला मुंडा विद्रोह जो हुआ वो 1831 में हो चुका था, 1831 में ही हो चुका था, जब रांची के एक गांव के पास सोनपुर नाम का गांव था। सरदार मतलब मुंडाओं के सरदार, कबीलों के सरदार जैसे होते हैं वैसे, उन्होंने राजा द्वारा मतलब जो जमीन उनकी बाहरी लोगों को दे दी गई थी, किसानों को, उनको भगाने की कोशिश की। इसके बाद बहुत सारे छिटपुट विद्रोह हुए, बहुत सारे बड़े विद्रोह हुए, लेकिन 1869 का जो छोटा टेन्योर नागपुर एक्ट टेन्योर था वो असफल रहा। और मैंने जैसा पहले कहा कि 1874 के बाद तक तो कोई मुंडा गांव बचा ही नहीं था। मुंडा स्कूल से भी बची खची जो कसर थी वो अंग्रेज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ले आए, अगर आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है, 1882 में, जिसके बाद मुंडा समुदाय के जंगल से अधिकार पूरी तरह खत्म हो गए। अब तक उनके पास अधिकार थे ही नहीं, मतलब जो खत्म हो रहे थे अब बचा ही नहीं। इसके बाद वही होना था जो हुआ। 1885 आते आते सरदारों ने बड़े विद्रोह शुरू किया, एक संगठित विद्रोह करने शुरू हुए। 1890, अब इसमें आप जोड़ते जाएं, 1885 आते आते बड़े विद्रोह शुरू हो रहे हैं। 1875 में बिरसा का जन्म हुआ है, 1890 में बिरसा, 1886 में 1886 में बिरसा का एडमिशन होता है लूथरन मिशन स्कूल चाईबासा में। 1890 में 86, हाँ 90 में 5 साल बाद वो निकाले जाते हैं 15 के। तो बिरसा ने स्कूल छोड़ा और सरदारों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने एक पूरी जो सामाजिक एकता की बात थी ये समझाया और मुंडा समुदाय को कहा कि हम बॉन्डेड लेबर नहीं करेंगे, बेगारी नहीं करेंगे। 1895 आते आते 1895 में बिरसा ने उलगुलान का ऐलान किया, मतलब विद्रोह, पूरा विद्रोह। एक गांव था तमार, जहां पे उन्होंने विद्रोह की घोषणा की। उस गांव का नाम था तमार। यहां बिरसा मुंडा ने बाकायदा ईसाइयत वापस छोड़ी और खुद को नया घोषित किया, नया भगवान। बिरसा ने शिक्षा यह दी कि जंगल जमीन मुंडा लोगों की है, दिकू लोगों को बाहर करना है और अपना राज कायम करना है। उन्होंने मुंडा समुदाय से पुलिस अदालतों और बेगारी का भी बहिष्कार करने का आह्वान किया। आदिवासियों ने बिरसा को नेता माना और मुंडा हाथों हाथ धरती आबा हुए। तमाम मुंडा बिरसाइत, मतलब वो कहे जाते थे, वो जो धर्म बना कि बिरसाइत लोगों की संख्या अब भी काफ़ी है। और इसके बाद जब कोई धर्म बनता है तब शुरू होती है चमत्कारों की कहानियाँ। बिरसा मुंडा के भी चमत्कारों की कहानियाँ शुरू हुई। अब तो मतलब मुंडा ही नहीं, तमाम हिंदू और मुस्लिम भी आने लगे थे कि उनके छू देने से स्किन डिजीजेस जो हैं वो दूर हो जाती हैं, चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। मिशनरियों को दिक्कत होनी ही थी, मतलब उनका भी एक मतलब जो मिरेकल्स का दावा था, उनका जो एक एजुकेशन का तरीका था। अफवाहें मतलब उन्होंने फैलानी शुरू की कि बिरसाइत सारे गैर बिरसाइत लोगों को मार देंगे, मुंडाओं तक को। बिरसाइत मिशनरियों से उलझने भी लगे थे, तो अफवाहों को और बल भी मिला। तो बिरसाइत समाज की एक बैठक के टाइम बिरसा मुंडा के साथ पुलिस ने उनको, अंग्रेज पुलिस ने उनको घेर लिया। कमाल ये कि बिरसा लोग खूब लड़े, मुंडा लोग खूब लड़े और बिरसा भगवान को, बिरसा धरती आबा को पुलिस पकड़ नहीं पाई। इसके बाद उनका जो चमत्कारिक व्यक्तित्व था वो तो और बड़ा बना, मतलब अंग्रेज पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है। ऐसी कहानियाँ आपको चौरी चौरा में भी बहुत देखने को मिलेंगी, कभी पढ़िएगा, बहुत शानदार हिस्ट्री है वो भी। खैर, कुछ दिन बाद जंगल में सोते हुए पकड़ लिए गए, 2 साल की सजा हुई। काम हुए जेल में भी करते रहे, बिरसाई संगठन बनाते रहे। 1899 में जब रिहा हुए तो मिथ है, मतलब कि एक मिथक है कि उनके पूरे बदन पे मतलब सुनहला मिट्टी था, लाइक गोल्डन पूरा मतलब उनका बदन था। 24 दिसंबर
89 कब रिहा हुए, मतलब वो मैंने नोट करना मैं भूल गया, उसके लिए माफ़ी तारीख। लेकिन साल बीतते नहीं बीतते 24 दिसंबर 1899 को बिरसा के नेतृत्व में अब की बार उलगुलान क्रांति पूरी तरह से शुरू हो गई। पहले हमले बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो हुए वो जैसा कि हमेशा होते हैं, ये कितने सही कितने गलत इस पे बातें की जा सकती हैं, वो मुंडा से ईसाई हो गए लोगों पर हुए, फिर मिशनरियों पे, फिर चर्च पे हमले तो उन्होंने रांची के डिप्टी कमिश्नर तक पे किए। लेकिन उसके बाद जैसा कि इन तमाम लड़ाइयों में होता है, 9 जनवरी 1990 9 जनवरी 1990 को सैल रकाब पहाड़ी पर बिरसाइतों की, बिरसा मुंडा और उनके समर्थकों की, उनको भगवान मानने वालों की अंग्रेजों से डिसिसिव जो भिड़ंत थी, निर्णायक जो भिड़ंत है वो हुई। बिरसा तो भाग निकले लेकिन तमाम बिरसाइत शहीद हुए, तमाम पकड़े गए, तमाम पे बहुत जुल्म ढाया गया। बिरसा के फिर से भाग निकल जाने के बाद और उनका भगवान होने का मिथक और मजबूत होने के बाद अब तो और भी तिलमिलाए अंग्रेज, और उन्होंने उस जमाने में, मैं 99 की बात कर रहा हूँ, 1899 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में 500 रुपए का इनाम घोषित किया। उस जमाने का 500 रुपए का इनाम आज के रकम में कितना होगा आप सोचें। खैर, किसी मुखबरी की वजह से मतलब पकड़े गए, जेल में मुकदमे के दौरान बिरसा की तबीयत बगड़ी, लेकिन आज तक कोई नहीं मानता है ये माना जाता है कि उनको जहर दिया गया और जिसके बाद 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हुई। इवेंजेलिकल मिशन जो था नागपुर का उसने खुद भी माना कि उन्हें जहर देकर मारा गया। लेकिन बिरसा मुंडा धरती आबा अपने जाने में भी जीत कर ही गए। पकड़े गए 300 बिरसाइतों पर चले मुकदमे ने देश भर की आत्मा को झकझोर दिया। अभी तक जो बिरसाओं की एक बहुत निजी लड़ाई थी, एक बहुत लिमिटेड इलाके की लड़ाई थी, अब वो पूरे राष्ट्र का सवाल बन गया। कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक रहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह मुद्दा पूरे देश में जोर शोर से उठाया। उस समय के भारत के सबसे प्रमुख अखबारों में से द स्टेट्समैन लगातार मुकदमे पर नजर रखते रहा। उसने 25 मार्च 1901 के अपने संपादकीय में बात लिखी भी कि बिरसाइतों को अपने कानूनी बचाव का कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा है, कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, और ये मुकदमा बस फार्स है, ये मुकदमा सिर्फ और सिर्फ नाटक है। बिरसाइतों के गुस्से का असर पड़ना था, वो पड़ा। बिरसा की मौत के बाद भी न बिरसाइतों के आंदोलन रुके, मुंडा ऊपर से शरीक हो गए, राष्ट्र भर में ये आंदोलन फैला। कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी, वो साथ आई। देश का जो राष्ट्रवादी मीडिया था, राष्ट्रवादी मतलब जो असल राष्ट्रवादी था, आज वाले से कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो साथ आया। और इस तरह से पूरे देश में मतलब जो दबाव बना, उसके बाद अंग्रेजों को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा। और ये वो कानून था जिसने बाहरी दिकू आउटसाइडर लोगों के आदिवासी इलाकों में जमीन खरीदने छीनने के हक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अफसोस कि वो हक आज विकास के नाम पे छीने जाने की कोशिश हो रही है जो आदिवासियों का था, उनकी जल जंगल जमीन पर। अब तो खैर पहला गैर दिकू मुख्यमंत्री भी हो चुका, और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा को माला तो उनको पहनानी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर बिरसा मुंडा की स्मृति का सम्मान करना है, उनको सलाम करना है, तो बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी जल जंगल जमीन पर लोगों का, आदिवासियों का, मूल निवासियों का हक, वो लड़ाई अगर लड़ सके तो बिरसा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो धरती आबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिरसा आबा को फिर से, बिरसा मुंडा को 120वीं पुण्यतिथि पर क्रांतिकारी सलाम, उनको अभिवादन, उनको श्रद्धांजलि। काश कि हम लोग बिरसा के रास्ते पर चल सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, देखते रहें, अपने मित्रों से साझा भी करें। फिर से मिलते हैं, बने रहें साथ।